Hello student, welcome to Vidya Mandi classes. I am Komal Kukreja and today I am going to start with the atoms and molecule part 1. आज हम लोग atoms and molecule का कुछ पार्ट देखेंगे. कुछ पार्ट जो हम लोग का जाएगा वो हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट में कवर करेंगे. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने मैटर इन अवर सराउंडिंग को कंप्लीट कर लिया है. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल पार्ट 1. The first topic in atoms and molecules is the law of chemical combination, and there are the laws in class 9. The first law is law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, this mass neither be created nor be destroyed. This law was first given by the Lavoisier in 1774. According to this, if I am come down to chemistry में बात करें कि law of conservation of mass क्या होता है, तो law of conservation of mass कहता है कि whatever the mass of reactant after the reaction, that is the mass of product. जो भी आपका reactant का mass होगा, that means mass of substance before the reaction is equals to the mass of substance after the reaction. जो भी substance आपका बनेगा आफ्टर द रिएक्शन, उसके बाद का जो मास होगा आफ्टर रिएक्शन वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा. ओके, सो कैन वी से दैट रिएक्टेंट मास इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट मास. जो रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के मास के बराबर. लेट अस टेक अ एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन थी, हमने एक रिएक्शन की एक्सपेरिमेंट में. There is a one Na2SO4. हमारे पास Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन. There we have सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन. वन हमारे पास सोडियम सल्फेट और अदर इज हमारा बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन. द ओवरऑल मास ऑफ दिस टू आर 300.23 ग्राम. जब हमने इनको कैरी फॉरवर्ड किया, ये लोग रिएक्शन किए आपस में, तो हमको इस रिएक्शन का द गिवन रिएक्शन इज BaCl2 प्लस Na2SO4 gives out BaSO4 plus 2NaCl. Okay, class, this is our equation. So that is our equation जहाँ पर इस दोनों these are the reactant. जो भी हम लोग रिएक्ट कराते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो हमारे पास बनता है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, तो क्लास यहाँ पर हमने देखा रिएक्टेंट का मास 300.23 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास भी कितना मिला? 300.23 ग्राम. दैट इज नोन एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं. लेट अस टेक अ C plus O2 gives out what? CO2. ओके, C का एटॉमिक मास 12 ग्राम, O का एटॉमिक O 32, इट विल बी इक्वल्स टू 44. तो क्लास CO2 भी कितनी हो गई? 44 हो गई. C का कितना होता है? 12, O2 32 which is equals to the 44. So in that case आपका जितना भी रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही किसका मास होगा? प्रोडक्ट का ही मास होगा रिएक्शन के बाद. ओके क्लास, दैट इज योर फर्स्ट लॉ. दिस इज लोअर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जनरल में हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जितना पहले लिया था रिएक्शन के बाद भी हमें उतना ही मिला. Now the second is law of constant proportion by mass. By mass का मतलब क्या होता है? आपको let us take example of water. Okay, this law was given by Proust in 1779. ये law सबसे पहले Proust ने दिया था 1779 में. So let us take an example of water molecule. This is H2O. You all remember water का formula होता है H2O. CO2 formula is CO2 is carbon dioxide. अगर हम यहाँ पर चेक करें कि वाटर जब भी बनाएंगे, ऑल एलिमेंट, व्हाट इज द लॉ इन दैट? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. जब कभी भी वाटर बनाएंगे, वाटर इज ऑलवेज फॉर्म बाय द 2H and 1O. डू यू नो H weight is 1, so 2H weight is 2. 1 oxygen weight is 16. So what is the ratio beside that? Is 1:8 ratio. Is 1:8 ratio. So whenever you prepare the water with the help of H or O, H ratio is always 1 and O ratio is always 16, only by mass, not by the atom. ये मास का रेशो है. जब कभी भी वाटर बनेगा, H और O के बीच का जो मास होगा, उनके बीच का जो रेशो होगा वो 1:8 का रेशो होगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. कार्बन डाइऑक्साइड. डू यू हैव कार्बन? 12 ग्राम.
ऑक्सीजन 32, करेक्ट है। जब हमने देखा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन वेट इज हियर 32 एंड कार्बन वेट 12, व्हेन यू आर गोइंग टू रेशियो 3:8, 4 3s are 12, 4 8s are 32, तो कम डाउन टू दिस, here the carbon and oxygen ratio is 3:8, okay? So whenever you prepared any molecule, अगर वो वाटर बन रहा है या CO2 बन रहा है, तो C और O के बीच का रेशियो 3:8 ही होगा, okay? वाटर बन रहा है H2O, तो H और O के बीच का रेशियो H2O होगा। Let us take up one more example. Suppose I am preparing N2O. N weight is 14, तो 2N is 28, correct? O weight is 16. Is it okay or not? Okay. So then we cut down with the 2. So what you will have 14:8. Then we have 7:4 ratio. Correct है? So whenever you prepare the N2O, so it will be 28:16. This will be 14:8. This will be 7:4 ratio. So whenever you prepare the nitrogen oxides, तो you should decide that 7:4. जब आप N2O बनाओगे, नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, बट जब कभी भी आप N2O बनाओगे, N और O के बीच का रेशियो 7:4 होना चाहिए। क्लास ये दोनों जो लॉज हैं आपके, ये आपके इसमें आते हैं क्लास 9th में, और इनकी डेफिनेशंस आती है, तो इसके डेफिनेशंस को बच्चों अच्छे से पढ़ लेना। Now the next, Dalton's atomic theory. आपका नेक्स्ट टॉपिक है Dalton's atomic theory. What do you mean by atom? होता क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करता है? तो सबसे पहले डाल्टन ने ना एटम्स के बारे में कुछ बोला था। उसने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल विच इज नोन एज एटम। जितने भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं मैटर, और उनको हम लोग एटम्स कहते हैं। तो यानी कि डाल्टन वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में कुछ बोला था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एंड दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। नाउ एटम आर इंडिविजिबल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। यानी एटम आपका फुल्ली पार्टिसिपेट करेगा बट उसको डिस्ट्रॉय और बना नहीं सकते। Atoms of given element are identical in mass and chemical properties. Suppose I am asking about the hydrogen element. अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है वो हमेशा मिलके बना है हाइड्रोजन एटम से। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन एलिमेंट, वो हमेशा मिलके बना है नाइट्रोजन एटम से। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम, सो इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओके। So if I am asked 1 atom of oxygen element, 2 atom of oxygen element, 3 atom of oxygen element. So there are the 3, if I am talking about the 3 oxygen atom is there, 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो इनकी मास का भी मास भी सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो अगर हम कहते हैं ऑक्सीजन का मास 16 है, तो हर एक एटम ऑक्सीजन एलिमेंट में, जो भी एलिमेंट में एटम होगा उन सबका मास 16 होगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। की प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है, सेम रहती है। ऑक्सीजन 16 की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो दूसरा ऑक्सीजन 16 भी शो करेगा और थर्ड वाला भी ऑक्सीजन एटम यही प्रॉपर्टी शो करेगा, ओके। तो दैट्स व्हाई एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन ड्राइव कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ एटम। जैसे हमने बात की हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट अपने ही एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन एटम से। अगर हमने बात की नाइट्रोजन एलिमेंट, तो नाइट्रोजन एलिमेंट अपने ही एटम से मिलके बना है, दैट इज हमारा नाइट्रोजन एटम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन एलिमेंट अपने ही एटम से मिलके बना है, दैट इज ऑक्सीजन एटम, ओके। नाउ कम डाउन टू नेक्स्ट point. Atom combine in a ratio of a small whole number or to form a compound. जब कभी भी atoms combine होंगे, they always combine in a small whole number. Let us take a H2O. H का नंबर क्या है एटम का 2, ऑक्सीजन का एटम का 1। तो जब कभी भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बनाएंगे, तो इनके बीच के एटम्स के जो रेशियो होंगे वो फिक्स्ड होंगे। कभी हमने ऐसे नहीं सुना होगा H2 2.5 और O। एटम इज ऑलवेज पार्टिसिपेट इन अ होल नंबर। एटम हमेशा होल नंबर में पार्टिसिपेट करता है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द CO2। CO2 इज व्हाट, C और O2, ओके। तो कभी हमने ऐसा नहीं सुना होगा CO 1.8, इज इट हैट? No, it is to be there? No, na? So CO2 हमेशा whenever C will be combined, the 1 atom of C and 2 atoms of O get combined to forming a CO2, and जब भी CO2 बनेगा उनके बीच का मास का रेशियो सेम होगा। ये हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने बताया था, ओके। Now the next point is that the relative number and kind of atom are constant in a given compound. ये लॉ आइडेंटिफाई करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। क्या कह रहा है,
जब कभी भी आप कोई भी गिवन कंपाउंड बनाओगे तो उसमें कंबाइंड हो रहे एटम्स, द रिलेटेड नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट। जैसे हमने बनाया NaCl, तो जब कभी हम NaCl कंपाउंड बनाएंगे उसमें Na और Cl क्या होगा, 1 एटम पार्टिसिपेट करेंगे। तो दैट्स व्हाई दे हैव रिटेन द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। दैट इज इन दैट पॉइंट कंपाउंड आपका जब भी बनेगा तो उनके बीच में जो एटम्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे। सोडियम क्लोराइड जब भी बनेगा वो 1 सोडियम एटम और 1 Cl से बनेगा। दिस इज योर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। What is an atom? अब एटम होता क्या है, हमने इतना पढ़ लिया, हमने पूरा देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जो एटम होता है। एटम इंडिविजिबल होता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, हमको कुछ पॉइंट्स पता लग गए कि अगर कोई एलिमेंट है उसका एटम होगा तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्मिंग अ कंपाउंड। द रिलेटेड नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो क्लास ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसने हमको एटम के बारे में कुछ क्विक रिव्यूज दे दिए थे। तो हमने अब देखा कि एटम होता क्या है, तो हमने इस सारे पॉइंट से एक एक्सट्रैक्शन निकाला कि एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर एंड ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एटम। चाहे मैटर की कोई भी फॉर्म हो, सॉलिड सबको याद होगा, लिक्विड्स रिमेंबर दैट, एंड गैसेस, ठीक है, इधर फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड ऑल। तो ये जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं ये सब मैटर्स हैं, और मैटर किससे मिलके बने होते हैं, आपके एटम से। ओके, सो एटम इज द बेसिस ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। नाउ कम डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में वो होता है एटम। तो कैन आई से दैट एटम इज अ बेसिक ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की फंडामेंटल यूनिट है जो आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। नाइट्रोजन एलिमेंट, एज आई टोल्ड यू, उसने भी एटम के बारे में ही बताया था। नाइट्रोजन एलिमेंट मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम। ऑक्सीजन एलिमेंट मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, ऑक्सीजन एटम। सोडियम एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम। यहां पर ये पॉइंट कहना चाह रहा है। ओके, सोडियम एटम। एटम आर वेरी रिएक्टिव, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन फ्री स्टेट। एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कभी भी वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम कभी ना कभी कंबाइन करके ही करते हैं। ओके, तो कई सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके एटम फ्री भी एग्जिस्ट करते हैं, नोबल गैसेस वगैरह के। वाइल जो भी आपके एलिमेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इनके एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन फ्री स्टेट। ओके, एटम आर वेरी स्मॉल, साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड इन, बहुत छोटा होता है, तो मीटर, सेंटीमीटर, ये सब बहुत बड़ी यूनिट्स होती हैं। तो एटम को हम जब मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, व्हाट आई हैव रिटन 1 नैनोमीटर। एंड क्लास जब 1 नैनोमीटर हम बात करते हैं तो इट विल इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। यू रिमेंबर दैट कि 10 की पावर -9 ये बहुत छोटा काउंट हो जाता है हमारा। ओके, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। कई सारे और भी यूनिट्स है जो पिकोमीटर में भी हम मेजर करते हैं एक बार कभी एटम्स को। तो 1 पिकोमीटर, हमको एटम की रेडियस पता करनी होती है तो हम पिकोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर। ओके, now the next point is that atom cannot be seen under most powerful optical microscope, however atom can be seen by scanning tunneling microscope। एटम को कभी भी हम लोग अंडर मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, हम लोग इसको स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ओके, नाउ कम डाउन टू सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट्स के सिंबल। ओके, व्हाट इज दैट? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट हम लोग को ना, अब हमने पता किया H का सिंबल हमको पता था कि H से ही डिनोट होता है, H इज हाइड्रोजन, H से ही डिनोट होता है। बट इन दैट केस हमने देखा सबसे पहले सिंबल्स का किसने आइडिया दिया, क्या दिया? अगेन डाल्टन।
Dalton was the first scientist to use the symbols to represent the element. उसने सबसे पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना सिखाया कि भाई एलिमेंट्स को पूरा तो नहीं लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन HYDROGEN ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो उसने कहा लेट अस टेक कुछ सिंबल बनाते हैं सबके लिए। हाइड्रोजन के लिए उसने H सर्किल एंड डॉट, कार्बन प्योर ब्लैक, ऑक्सीजन इज ब्लैंक, ओके, फॉस्फोरस जस्ट लाइक दिस, सल्फर ये होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है C, लेड के लिए L, सिल्वर के लिए S, G के लिए गोल्ड, P के लिए प्लैटिनम और मरकरी ब्लैंक, मतलब डॉटेड होते हैं उसमें। तो ना हम डाल्टन ने कहा कि हम कुछ सिंबल्स याद कर लें, जब कभी भी हमको हाइड्रोजन लिखना हो तो वी कैन रिप्रेजेंट जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब इतने सारे सिंबल्स को याद करना इट्स डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई, बर्जीलियस की थ्योरी, जिसको आईयूपैक कहते हैं। इतने सारे सिंबल्स को याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो डाल्टन ने सबसे पहले, डाल्टन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ओके। नाउ उसने क्या बोला, जो भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, an element itself. ये the point is that the important point, symbol for an element used by Dalton proposed by two things. इससे दो कोई भी सिंबल जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक एलिमेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की क्वांटिटी। जैसे सपोज हमने पार्टिसिपेट किया, आई हैव रिटन this. Can you write this? What are these two? This is a hydrogen 1 element, hydrogen 2, or you can say hydrogen atoms are there. What is oxygen over here? This is oxygen. Correct है? तो जब भी हम लोग water लिखते हैं तो I have written the water just like this, H2O. Okay? अगर हम H2O ना लिख के डाल्टन के हिसाब से डाल्टन के सिंबल लिखते तो we can write the water just like this. Can you see this? ऐसे। अगर हम किसके सिंबल यूज करते, डाल्टन्स के सिंबल यूज करते, और ये सिंबल्स को यूज करना थोड़ा सा टफ हो जाता, तो हमने क्या किया, एक साइंटिस्ट आए थे बर्जीलियस और स्वीडन। पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बर्जीलियस और स्वीडन पे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मेरा जो एक एलिमेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और एलिमेंट्स खुद को रिप्रेजेंट करेगा। आज जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इटसेल्फ रिप्रेजेंट बाय दिस मैनर, और इफ आई एम राइटिंग द 2 हाइड्रोजन दैट मींस देयर इज अ 2 एटम और 2 एलिमेंट ऑफ एन हाइड्रोजन। सो शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, और कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, बट कन्वीनियंट समझने में तो इजी रहा, बट इसको याद करने में बहुत टफ पड़ता। तो देयर इज अनदर मोर कॉन्सेप्ट, define the symbol of an element, modern symbols, this is known as IUPAC. IUPAC एक अथॉरिटी है जो आपके सिंबल्स को अप्रूव करती है। जैसे सपोज हमने कहा हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो कोई तो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी जो उसको रिप्रेजेंट करेगी, तो दैट इज योर IUPAC. तो व्हाट डू यू मीन बाय IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि आपके पास यहाँ कह रहा है दिस अथॉरिटी प्रूव द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। क्लास इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, पूछा जाता है। सो बर्जीलियस ऑफ स्वीडन, बर्जीलियस स्वीडन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई डाल्टन्स के हिसाब से तो सिंबल को याद करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आई विल मेक मोर क्लियर। हम क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर उठाएंगे या इनका सेकंड लेटर उठाएंगे, फर्स्ट और सेकंड लेटर से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द जिंक, जिंक इज Zn, chromium Cr, manganese Mn. First letter you always written in a capital letter and the second one always written in a small letter. So Berzelius of Sweden proposed that the first letter of the name of the element should be used as a symbols. जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, अगर हमने बात करी हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H, ठीक है। हीलियम का भी फर्स्ट लेटर भी क्या H होता, तो हमने हीलियम के लिए क्या लिख दिया, सेकेंड। तो कुछ हमने ऐसे एलिमेंट्स उठाए जिनका नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हम लोग को डिफाइन हो चुका था, यानी हाइड्रोजन का H था, अब हीलियम का भी H हो जाता तो हम लोग को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती। तो वी हैव रिटन हीलियम He, फॉर हीलियम He। तो हमने सेकेंड लेटर तब उठाया जब फर्स्ट लेटर ऑलरेडी किसी सिंबल को रिकॉग्नाइज या उसको डिफाइन हो चुका था। ओके, द फर्स्ट लेटर रिटन एज इन कैपिटल लेटर। Some elements say name were derived from name of places, जैसे कॉपर का साइप्रस ऐसे दिया गया था। तो कई सारे अलग अलग नॉमेनक्लेचर दिए गए, जैसे अब सपोज सोडियम Na बोलते हैं हम लोग, और N किसी का हो चुका था, Ne नियॉन का हो चुका था। जैसे भी कभी हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, नाइट्रोजन के लिए N डिफाइन हो चुका था, तो और हमने कहा अगर हम लोग नियॉन होता तो उसके लिए भी N डिफाइन हो चुका होता। तो नियॉन के लिए व्हाट वी हैव रिटन
फॉर द नियॉन वी हैव रिटन दी Ne. ओके, तो कई सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनके स्टिल नेम जो था स्टार्ट विद द N लेटर, बट उनको हम लोगों ने कैसे नाम दिया, देखो देयर इज सम सिंबल फ्रॉम द लैटिन नेम, उनके लैटिन नाम से नाम दिया, यानी कि उनका नाम हम लोग को अगर याद करना होता, आयरन इज Fe, आयरन को हमने Fe क्यों बोला, क्योंकि अगर हम आयरन को आई देते तो आई हम लोग पास ऑलरेडी बुक था फॉर किसके लिए, आयोडीन के लिए। ओके, हमने देखा आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो वी हैव रिटन दी Fe। पोटेशियम का लैटिन, अब पोटेशियम क्या है, P है तुम्हारा, दिस इज योर पोटेशियम, क्या देना चाहिए हमको, पोटेशियम को P देना चाहिए, बट पोटेशियम को वी हैव रिटन K, बिकॉज हम फास्फोरस को ऑलरेडी P दे चुके थे। ओके, phosphorus is equals to P. So what we have written, potassium is K from Latin name, तो we have written the K for calcium. Calcium name किसका था, potassium का था. Lead is Pb from Latin name plumbum, इसका नाम होता है plumbum. Sodium is Na from Latin name natrium, किसके नेम पे, natrium पे। तो कई सारे थे आपके पास, plumbum देखिए, ferrum, natrium, calcium, aurum. Au, what is gold? Gold is Au, aurum. What is silver? Ag, argentum. What is mercury? Hydrogyrum. What is that? Hydrogyrum. Okay. Copper, cuprum. Lead, plumbum. Copper cypress के नाम से भी यहाँ से मिलता है ज्यादा, उसके नाम से भी सीयू गया दिया था। Iron ferrum, sodium natrium, potassium कैलियम एंड टिन इज स्टेनम, इसको बोलते हैं स्टेनम, स्टेनिक के नाम से था। तो क्लास कुछ के नाम हम लोगों ने लैटिन नेम से दिए। आज तक हम ये हमारा सिंबल्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा और एटम्स को देखा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी और सिंबल्स को देखा। ओके, सेकंड पार्ट में हम लोग रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। आज आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, एक बार स्लाइड्स को अच्छे से मूव करके देखिएगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो।